कि अगले सीरीज में हम लोग देखेंगे जो 67 बीपीएससी का एग्जाम 23 सितंबर को होने वाला है, उसे ध्यान में रखते हुए हम लोग करंट अफेयर के अगले सीरीज है जिसमें हम लोग आज देखेंगे हाल ही में 2022 जो 31 मई को एग्जाम हुआ था बीपीएससी हेडमास्टर का। हालांकि इसमें प्रश्नों की संख्या कम थी, 75 प्रश्न ही सामान्य अध्ययन से थे। तो कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड उन प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पहले वाले में बिहार पर चर्चा किया था, तो आज हम लोग देखेंगे 21। आप 21 से जाएंगे, ये सी है, ग्रुप सी का प्रश्न है हेडमास्टर में। चलिए आइए हम लोग चर्चा करते हैं। 21 में करा है कि किस भारतीय फिल्म अभिनेता को 2021 को FIAF यानी कि FIAF के तरफ जो दिया गया पुरस्कार देने के लिए फिल्म आर्काव्स अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन को चुना गया। तो देखिए, यह जो थोड़ा सा बोलने में यहाँ पर आपको, शायद आप ये अवार्ड पढ़ रहे होंगे तो शायद आप पहली बार ही सुने होंगे या फिर आप पहले भी देखे होंगे। तो ये जो है FIAF की तरफ से दिया गया, इसका मतलब हुआ कि जो क्या है, जो भी संगठन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स, जो ही है आर्काइव्स अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन, तो वह अमिताभ बच्चन को दिया गया था। यह ध्यान में रखेंगे, यह जो आवंटन किया गया था यह 2021 में आवंटन किया गया था पुरस्कार। तो आप ध्यान में रखेंगे, वही करा है कि 2021 में किसे दिया गया, तो वह दिया गया अमिताभ बच्चन को। तो और हम लोग डालते हैं, जैसे 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, यह 30 सितंबर को होने वाला है। तो 2022 में जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार दिए गए हैं, जो सम्मान दिए गए, उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे आप बात की जाए कि 12 दिसंबर को चंडीगढ़ के जो कौन थी, हरनाथ सिंधु, आपको मालूम होना चाहिए, जो हरनाथ सिंधु वह मिस यूनिवर्स के रूप में उसे पहनने वाली तीसरी वह भारतीय महिला बनी। पहली सुष्मिता सेन और दूसरी लारा दत्ता और तीसरा 12 दिसंबर 2022 को इसे दिया गया कौन, हरनाथ सिंधु को मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया। ये भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद दिसंबर के बाद थोड़ा ऊपर आते हैं तो आपको क्या होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार कब होता है, यह 7 दिसंबर 2021 को आवंटन होता है। इस ज्ञानपीठ पुरस्कार में आप देखेंगे कि दोनों दिया गया, 2020 के लिए भी दिया गया, 2021 के लिए भी दिया गया। 2020 वाला 56वां था और 2021 वाला 57वां था। ये 2022 में ही दिया गया। तो 2020 के लिए जो दिया गया 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह दिया गया नीलमणि फुकन को दिया गया। अब ये नीलमणि फुकन जो है वो किसके लिए इनको दिया गया, तो ये असमिया के लिए दिया गया, असमिया कथाकार थे। और 2021 में जो दिया, 2021 में जो 21 के लिए दिया गया जो 57वां पुरस्कार, वह किन्हें दिया गया, वह दिया गया दामोदर मावजी को। ये कोंकणी लेखक थे। तो पूरे 22 भाषाओं में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कोई भी एक भाषा के लिए। तो 2022 में कौन कौन दिया गया, 56वां और 57वां साथ में दिया गया। यानी 2020 के लिए था, वह भी 22 में मिला। तो 2020 के लिए 56वां जो मिला वह नीलमणि फुकन को मिला, असमिया कथाकार थे। और 2021 के लिए जो 57वां मिला वह दामोदर मावजी थे, कोकनी थे। इस पे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर इसमें से बात की जाए पुरस्कार राशि, तो 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है, 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, और प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र शास्त्र में दिया जाता है। फिर गणतंत्र दिवस हुआ 26 जनवरी 2022 को। तो इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर झांकियों के लिए दिया जाता है। तो झांकी के लिए यूपी को क्या किया गया, प्रथम स्थान दिया गया। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अप्रैल में कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो 4 अप्रैल 2022 को हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन होते हैं, रामदरस मिश्र को के फाउंडेशन की तरफ से क्या दिया जाता है, सर्वोच्च सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है, ये आगामी एग्जाम जो भी है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रामदरस मिश्र को के फाउंडेशन की तरफ से 2021 का सर्वोच्च सरस्वती सम्मान पुरस्कार, और इस सम्मान में क्या क्या दिया जाता है, 15 लाख रुपये का राशि और प्रतिमा दिया जाता है सरस्वती जी का। तो ये है सरस्वती सम्मान पुरस्कार, हमेशा के फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 58 वर्षीय प्रोफेसर रामदरस मिश्र को यह पुरस्कार दिया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे, 31वां पुरस्कार था। उसके बाद एक और थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की चर्चा वो लोग हम लोग आगे करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने देखा। उसके बाद कुछ और अवार्डों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्या हुआ, 68वां फिल्म फेयर अवार्ड। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड, उसमें देखेंगे फीफा में देखेंगे जो दिया गया, पहले फीफा नहीं, पहले हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 68वां पे बात करते हैं। वह दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म, क्या दिया गया, सुराराई पोटू को दिया गया फीचर फिल्म के लिए। निर्माता व निर्देशक को 2.5 लाख रुपये दिया जाता है, वह सुधा कोंकर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली को दिया गया। यह 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार की हम लोग बात कर रहे हैं, जो 22 जुलाई 2022 को घोषणा कर उसे दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म सुरारी पोटू को फीचर फिल्म के लिए, और निर्देशक सुधा कोंकर को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बाल मुरली को दिया गया। फिर आप क्या करेंगे, जैसे ही जुलाई के बाद थोड़ा आप ऊपर आएंगे तो जून में देखिए, जून में हम लोग देखेंगे तो आईफा अवार्ड दिया गया। आईफा में क्या होता है,
आईफा अवार्ड जो पुरस्कार दिया गया वह 19वां पुरस्कार वितरण किया हुआ अबू धाबी में आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को और निर्देशक जो है वह विष्णुवर्धन को दिया गया और अभिनेता विक्की कौशल थी और अभिनेत्री जो है कीर्ति सेन को दिया गया यह आईफा पुरस्कार जो अबू धाबी में हुआ। उसके बाद फिर मई में अगर देखे जाए तो पूरी मई में एक पुलित्जर पुरस्कार मिला और आपको पता होगा यह भी पुलित्जर पुरस्कार 22 श्रेणियों में दिया जाता है। इसमें 15,000 डॉलर राशि दी जाती। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जन सेवा वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया और भारत में भारतीयों को भी दिया गया। तो भारतीयों को किसके लिए शामिल किया गया? यह पुरस्कार फीचर फोटोग्राफी के लिए चुना गया 4 भारतीयों को, जिसमें हम लोग देखे थे एक दानिश सिद्दीकी थे, अदनान आब्दी थे, फिर इरशाद मट्टू थे, फिर अमित दवे थे। इन सभी को कोविड-19 के दौरान हुई मौतों को सामने दिखाने के लिए, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक दानिश सिद्दीकी को ध्यान में रखेंगे, इरशाद मट्टू को ध्यान में रखेंगे, अमित दवे को ध्यान में रखेंगे और अदनान आबादी को ध्यान में रखेंगे। ये प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मई में थोड़ा हम लोग नज़र डालते हैं तो मई में भी एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार मिला 2022 को, वह बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। आपको पता है बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो पहली बार जो मिला हुआ, मतलब कोई भी हिंदी लेखक को मिला है। वह लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री को मिला है और उपन्यास टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए मिला, रेत की समाधि के लिए मई 2022 में वितरित किया गया। यह पहला अवसर है जब किसी हिंदी साहित्यकार को तथा हिंदी भाषा में प्रकाशित किसी उपन्यास के लिए साहित्य के क्षेत्र में यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार वह अंग्रेजी में उसका अनुवाद अवश्य होना चाहिए, तभी मिलता है। तो इस हिंदी का जो इन्होंने लिखा था टॉम्ब ऑफ द सैंड, रेत की समाधि, उसे इंग्लिश में जो अनुवाद किए तो जो पैसा मिला आधा आधा दोनों के बीच डिवाइस हुआ था। ये गीतांजलि श्री है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। जो दिया गया, किनको दिया गया? गीतांजलि श्री को। इसमें जो पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड दिया जाता है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार जिस पे हम लोगों ने चर्चा किया। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग साथ में उस पर भी चर्चा करते हुए चल रहे हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 22 में करा विश्व स्वास्थ्य संगठन E2025 यानी 225 पहल किस पर केंद्रित है? तो ये विश्व जो है ये आप देखेंगे तो किसके द्वारा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा E2025 क्या किया गया था? 2025 पहल किया गया था जो आधारित था अप्रैल 2021 में। WHO ने मलेरिया उन्मूलन को क्षमता वाले 25 देशों की पहचान करने के लिए इस पहल को योजना किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलेरिया उन्मूलन के लिए। आगे बढ़ते हैं। 23 में करा दिल्ली में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रथम कुलपति किसको नियुक्त किया गया? और वह है कर्नम मल्लेश्वरी। आपको पता होगा, अगर आप हाल ही में न्यूज़ में भी केजरीवाल ने इसको लेकर, अगर अभी आप अपडेट होंगे तो एक ये आज तक पर न्यूज़ पर उसमें दिखाया जा रहा था कि उसने इस चीज़ को लेकर क्या किया। अभी बताया कि हमने जो क्या किया है, जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बनाया है उसमें कुलपति के रूप में हमने उसी सेक्टर वाले जो अच्छा प्रदर्शन किए उसे नियुक्त किया। तो कर्नम मल्लेश्वरी है, 25 जून 2021 को नियुक्त किया गया, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कुछ अन्य नज़रों पर, अन्य घटनाओं पर भी हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ ऐसे और अन्य भी नियुक्तियां हुई जो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखेंगे 1 जनवरी 2022 को। अब 1 जनवरी 2022 को क्या होता है? इसमें होता है जो विनय त्रिपाठी होते हैं उनको क्या कहता है? रेलवे का नए चेयरमैन बनाया जाता है। तो आप यह भी ध्यान में रखेंगे, विनय त्रिपाठी को 1 जनवरी 2022 को रेलवे बोर्ड का चयन बनाया जाता है। फिर विनय मोहन क्वाना को भारत के नए विदेश सचिव, हालांकि ये जो है कौन विदेश सचिव, कौन? विनय मोहन क्वानना, ये AA में पूछ दिया गया, तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फिर मनोज पांडे को भारतीय थल सेना का प्रमुख 1 मई 2022 को बनाया गया। फिर डॉक्टर मनोज सोनो संघ लोक सेवा आयोग के, सोनी है, डॉक्टर मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया। तो ये था कुछ प्रश्न जो हम लोगों ने देखा जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे पूछे जाने की संभावना है। तो ये था प्रश्नों पे हम लोगों ने चर्चा की। और भी कुछ अन्य नियुक्तियाँ, जैसे 15 मई को नए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी नियुक्त किया गया 15 मई को। फिर 1 मई को देखेंगे तो नीति आयोग के अध्यक्ष सुमन बेरी को नियुक्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक हम लोगों ने देखा कि विदेश सचिव जो हम लोगों ने अभी देख लिया कि जो विदेश सचिव है कौन? विनय मोहन। उसके बाद जो चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 मई को नियुक्त किए गए। और विनय मोहन को तो अप्रैल में किए गए थे। फिर 1 मई को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। फिर मई में CBSE के चेयरमैन जो नियुक्त किए गए निधि छब्बर को नियुक्त किया गया। CBSE केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए चेयरपर्सन है। उसके बाद मई में CBDT का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का श्रीमती संगीता सिंह को नियुक्त किया गया। मतलब नियुक्त नहीं किया गया, उनके प्रभार को बढ़ाया गया, पहले भी वही थे तो कार्यकाल को बढ़ाया गया। फिर 1 जुलाई को नीति आयोग के नए अध्यक्ष CEO को नियुक्त किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नियुक्त किया गया। तो ये था कुछ चर्चाएं जो हम लोग को प्रश्न में पूछा जा सकता है।
चलिए उसके बाद कुछ और थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं फरवरी वाले घटनाओं में। तो ये सभी को हम लेके चल रहे हैं, कुछ मई वाला भी, जून वाला भी, जहाँ जहाँ से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसे हम लोग चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो 4 फरवरी को नई दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के जो कुलपति थे प्रोफेसर जावेद कुमार को क्या कर दिया गया, UGC का यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्या कर दिया गया, चेयरमैन बना दिया गया जगदेश कुमार को। तो ये ध्यान में रखेंगे, वह उन्हें 4 फरवरी 2022 को नियुक्त किया गया। फिर फरवरी में हम देखेंगे कुछ और घटनाएं जिनके जो नियुक्तियां हुए हैं उन पे चर्चा हम लोग करेंगे। जैसे फरवरी में एक हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय उत्तराखंड के इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे कौन, दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT का क्या किया गया, नए निदेशक नियुक्त किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ दिया जाए कि NCERT का जो नए निदेशक है तो फरवरी 2022 में क्या किया गया, वह पहले हेमंत नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय उत्तराखंड के इतिहास के प्रोफेसर थे, अब उन्हें NCERT के क्या कर देगा, नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया दिनेश प्रसाद सकलानी को। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। फिर क्या हुआ कि फरवरी 2022 में विनीत जोशी को CBI का चेयरमैन अतिरिक्त प्रभार उनको बढ़ा दिया गया, नियुक्ति तो पहले से ही थे। फिर फरवरी 2022 में देखेंगे तो सेबी के जो है पूर्व सदस्य जो रही है मधावी पुरी बुज को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 2022 में ये घटना है कि जो सेबी के जो क्या थे सदस्य थे उनको चेयरमैन पर्सन के रूप में नियुक्त कर दिया गया, और वो है कौन, माधवी पुरी बुज, ये पहली होंगे महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त सेबी में। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2022 में एक और है इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं, यस उन्नी कृष्णन नायर रहे। और आशा करते हैं कि इसरो के और आशा करते हैं DRDO के इन सभी को हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया है कि कौन कौन नए अध्यक्ष बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद हम लोग 24 में आते हैं। 24 में कह रहा है कि वर्ष 2021 में कागज रहित बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा था। ये भी अच्छा प्रश्न है, यानी कागज रहित बजट पेश करने वाला ऑप्शन में है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और 4 में है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कागज रहित बजट पेश करने वाला वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश है जो फरवरी 2021 में पेपरलेस विधानसभा में बजट पेश करता है। और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, केरल क्या हो चुका है, वह पेपरलेस इकोट स्मार्ट अथी बन चुका है, हाईकोर्ट बन चुका है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, भारत की पहली स्मार्ट पेपरलेस केरल उच्च न्यायालय देश का पहला कागज रहित न्यायालय बन चुका है। उसके बाद 24 के बाद 25 में हम लोग आते हैं। 25 में कहा कोविड का पता लगाने के लिए कृत्रिम होशियारी का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसी के पर आधारित क्या किया गया, एक्सरे तकनीक निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में विकसित किया गया। ऑप्शन में है जोधपुर, IIT जोधपुर के द्वारा, एम्स नई दिल्ली के द्वारा, फिर है C में है PGI चंडीगढ़ के द्वारा, फिर है आप ऑप्शन नंबर किस में देखिएगा, D में देखिए IIHMR नई दिल्ली के द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह IIT जोधपुर के द्वारा क्या किया गया है, यह जारी किया गया है, जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है और यह एक्सरे कम रेवोल्यूशन का तस्वीर से बीमारियों का पता लगा सकता है। इस प्रक्रिया को एक्सरे सेतु के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए 26 के बाद हम लोग 25 के बाद 26 में आते हैं। 26 में करा है इंडिया इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए यह एग्जाम मई में हुआ, तो एक साल कम से कम 1 ईयर को तो आपको क्लियर होना ही चाहिए। घटना इंटरनेशनल और इंटरनेशनल कुछ नियुक्तियाँ, कुछ आप कहें तो नियुक्तियाँ के अलावा अवार्ड्स, ये सभी सम्मान, ये सभी कुछ विविध, ये सभी पे थोड़ा गौर करना ही होगा। तो ये क्या है, इंडियन इंटरनेशनल विज्ञान उत्सव 2021 का 7वां संस्करण। तो ये जो 7वां संस्करण हुआ 16 दिसंबर 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वो होते हैं कौन, जितेंद्र सिंह के द्वारा पणजी गोवा में क्या किया था, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया जाता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, वह पणजी गोवा में हो जाएगा। और इसका जो पहला है वह 2015 में IIT दिल्ली में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं 27 में हम लोग आते हैं। 27 में कह रहा भारतीय ओलंपिक नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर की दूरी थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। और आपको पता होना चाहिए कि जो ओलंपिक में है भारत जो है कितना पदक टोटल लेकर आया, टोटल 7 पदक लाया, जिसमें एक नीरज चोपड़ा के द्वारा स्वर्ण लाया गया। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 2 लाया गया, ब्रॉन्ज लाया गया और 4 लाया गया, कांस्य लाया गया। ये था ओलंपिक में जो मेडल जीता गया हाल ही में उस पर था। तो उसमें क्या है, तो इस चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे कि ओलंपिक में है जो नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मेडल को जीता गया, तो उसमें जो एक ही मेडल गोल्ड मेडल, और जो है एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये तो ओलंपिक में जीते ही जीते, ओलंपिक में करा कितने मीटर पर, तो वह हो जाएगा 87.8 मीटर। और वही जो विश्व, और ये नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप होता है उसमें भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया और वो पहले खिलाड़ी बने जो क्या बने, विश्व एथलेटिक्स में, मतलब 19 वर्षों के बाद यह क्या हुआ, उन्हें यह अवार्ड मिला है। तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे।
तो उसमें कितना मीटर फेंके थे, उसमें उसमें उनके द्वारा जो फेंका गया था 88 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 88.13 मीटर था, यही था आसपास में। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, विश्व एथलेटिक्स को भी ध्यान में रखेंगे और ओलंपिक को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। और भी बहुत सारा जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था, मैड्रिड स्पेन मैड्रिड जो हुआ था, टेनिस में अल्कराज 19 वर्ष के थे, उनके द्वारा लिया गया था, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद फिर हम लोगों ने और भी चीज़ों पे चर्चा किया था, जैसे उबेर कप पे हम लोग चर्चा किया था कि भारत पहली बार क्या है, उबेर कप जीतता है। अब उबेर कप कब जीतता है, भारत नहीं, सॉरी उबेर कप दक्षिण कोरिया दूसरी बार ये जीतता है, और 15 बार के विजेता चीन को हराकर। और भारत थॉमस कप जीतता है, दोनों मई में ही होता है, 15 मई को उबेर कप और 15 मई को थॉमस कप भी होता है। तो थॉमस कप के इंडोनेशिया के 14 बार को विजेता भारत थॉमस कप पहली बार जीतता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, मई में हम लोग चर्चा किए थे, फिर जून में भी चर्चा किए थे। तो ये जुलाई में हम लोग देखे थे कि नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या किया गया था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। और ये आपको बता दें, भारत 19 वर्षों के अंतराल पर एक रजत पदक खेल में जीता था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक और विश्व एथलेटिक्स में दोनों में जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, नीरज चोपड़ा। तो ये था, तो हम लोगों ने दो चीज़ पे गौर किया। फिर देखिए कि मई में एक और गेम हुआ था, जैसे महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, जिसमें तेलंगाना के निकहित जरीन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय बनी। फिर मई में क्या हुआ था, राफेल नडाल, जो हम लोग अभी चर्चा किए कि स्पेन या मैड्रिड ओपन कहिए, जो अल्कराज 19 वर्षीय स्पेन के ही रहते हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, अलेक्जेंडर जोरेंस, इन सभी को हराकर वो जीतते हैं। फिर मई में और भी देखिए, जैसे ब्राज़ील में क्या हुआ था, इसमें हुआ था ग्रीष्मकालीन डेफलिम्फ खेल, ये 4 वर्षों पर होता है, 17 में हुआ था, 21 में होना चाहिए, लेकिन ओलंपिक के कारण फिर 22 में किया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 16 पदक लिया, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 7 कांस्य के 9वें स्थान पर भारत रहा, इंपॉर्टेंट है। फिर जून में हम लोग देखें 2020 एक मैच हुआ था, जिसमें उस मैच को जीतने के बाद भारत लगातार 12 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले श्रेणी में आ गया था। हालांकि इससे पहले भी और भी देश हैं जो जीत चुके हैं लगातार 12 अंतर्राष्ट्रीय 2020 मैच, वह अफगानिस्तान और रोमानिया है। उसके बाद 28 जून को हम लोग देखे थे कि अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में शतक बनाने वाले एक चौथे बल्लेबाज थे, उनके बारे में भी देखा था। फिर देखे थे कि रणजी ट्रॉफी जो है वह 41 बार के विजेता बेंगलुरु को पहली बार मध्य प्रदेश हराकर ये ट्रॉफी जीतता है। उसके बाद 8 जून 2022 को मिताली राज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा की थी। फिर जुलाई में टेस्ट क्रिकेट के एक ओवर में किनके द्वारा, इसके द्वारा देखिए जसप्रीत बुमराह के द्वारा 29 रन मारा जाता है, जो सबसे हाईएस्ट विश्व रिकॉर्ड होता है। इसके पहले ब्रेन लारा जो वेस्ट इंडीज के थे 28 रन मारे थे टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में। तो ये सभी पर हम लोगों ने चर्चा किया था। फिर 22 से 5 जून को फ्रांसीसी ओपन हुआ था। अब फ्रांसीसी ओपन आपको पता होगा, पहले ऑस्ट्रेलियन होता है, फिर फ्रांसीसी होता है, फिर विंबलडन होता है, फिर यूएस होता है। तो फ्रांसीसी ओपन जो मई से जून के बीच में हुआ था, उसमें राफेल नडाल खिताब जीते थे, महिला में ईगा स्विएटेका जीती थी। फिर ये तो मई जून में ख़त्म हो गया। फिर जैसे ही जून ख़त्म हुआ तो जून के बाद जुलाई, तो जुलाई में क्या हुआ, एक और गेम इंपॉर्टेंट हुआ, जिसमें 12 वर्ष के अंतराल पर हम लोगों ने देखा कि क्या हुआ, भारतीय खिलाड़ी जो मलेशियाई ओपन है वह टेनिस का है टेनिस ओपन, हाँ मलेशियाई ओपन है 2022 में। यह खिताब सबसे पहले कौन जीती थी, वह जीती थी 2010 में सानिया नेहवाल जीती थी, और इस बार पीवी सिंधु जीती है बैडमिंटन में। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मलेशियाई ओपन भी भारत इसी बार 3 जुलाई को 12 वर्षों के बाद यह जीतता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो गया। फिर जून में फिर हम देखें कि मई में हुआ था, ये हुआ था मई से जून के बीच में फ्रांसीसी हुआ था। अब जून से जुलाई तक में विंबलडन होगा, और इस विंबलडन में पहले में ये जो मई में हुआ था फ्रांसीसी, उसमें तो राफेल नडाल रहे, लेकिन इसमें नोवाक जोकोविच सर्बिया के आ जाएंगे, और महिला में एलेना रिबाकिना आ जाएगी, कजाकिस्तान की आ जाएगी। तो ये था कुछ हम लोग गेम पे चर्चा किए, जिनसे प्रश्न एक ना एक प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल ही जाएगा। चलिए 27 तक हम लोगों ने चर्चा किया। अब 28 में हम लोग आता है। 28 में करा वर्ष 2021 में नाटो शिखर सम्मेलन का निम्नलिखित में से क्या एक विषय था। अब कह रहा 28 में जो नाटो शिखर सम्मेलन था उसका विषय क्या था, चलिए उस पर भी चर्चा करता। ऑप्शन में परमाणु हथियार पर रोक है, उसके बाद है कोविड-19 का मुकाबला करना है, उसके बाद है जैविक हथियारों पर रोक है, गठबंधन की एकता। ये तो ऑप्शन नंबर डी मेरे अनुसार ज़्यादा पर्याप्त लग रहा है कि गठबंधन की एकता को सुदृढ़ता करना ये मुख्य उद्देश्य था। तो ये हम लोगों ने देखा कि हाल ही में 2022 में कुछ ऐसे सम्मेलन, जैसे क्या हुआ, G7 हुआ, जिसमें आमंत्रित किया गया नरेंद्र मोदी को 27 से 28 जून के बीच। फिर मई में हम लोगों ने देखा कि क्वाड सम्मेलन हुआ, उस क्वाड सम्मेलन में 22 से 23 मई के बीच क्वाड सम्मेलन में PPEF भी बना, पैसिफिक इकोनॉमिक PPEF एक था ना, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में तैयार किया गया था, है ना, पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क
जो था वो तैयार किया गया था, जिसमें 13 देश शामिल किए गए थे, तो वह भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये था कुछ हम लोग जो चर्चा किए। अब आगे अगर आप देखते हैं तो इसमें कम ही प्रश्न रहेगा करंट अफेयर से। अब ये हो गया 19 नवंबर को विधानसभा थी, तो हम लोग कल बिहार में चर्चा किए थे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर के साथ, या फिर हम लोग देख लेंगे कि कुछ जैसे मई जून जुलाई ये 6 महीना का क्या आ जाएंगे, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो घटनाएं इंटरनेशनल नेशनल घटनाएं हुई, कुछ नियुक्तियां हुई, कुछ नए नए जो कार्य हुए, उन सभी पे चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं अगले सीरीज।